हेलो दोस्तों, तो आज डेट है 26 जनवरी 2022। तो आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। उससे पहले कहूँगा मैं, कमेंट करने में शायद आप लोगों को टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आप लाइक कर सकते हो, इसमें टाइम नहीं वेस्ट होगा। पहला आर्टिकल है हमारा ट्रेड डिफेंस विंग से रिलेटेड। ट्रेड डिफेंस विंग क्या है? ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत कार्य करता है। जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं उनके हितों को साधने का काम करता है एक तरह से ट्रेड डिफेंस विंग। अब आप कहोगे कि कैसे ये साध लेता है भाई हित? इंडिया के एक्सपोर्टर्स कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी कंट्री द्वारा उन पर इलीगल टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो ट्रेड डिफेंस विंग इस बात को चेक करता है कि ये जो टैरिफ लगाए जा रहे हैं लीगल है या इलीगल। अगर इलीगल है तो उस कंट्री से बात करता है और इन टैरिफ्स को कम करवाता है ताकि हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित ना हो। तो ये है हमारा ट्रेड डिफेंस विंग। इसकी वजह से कई सारे काम हुए हैं अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक। देख लेते हैं क्या है। देखिए, हमारे इंडिया में पहले से ही डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है। ये क्या करता है? इंडिया में हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो वो इंपोर्ट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान देता है हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ऐसा ना हो कि कोई कंट्री जो है डंपिंग कर दे रही है हमारे इंडिया में, तो उन सभी चीज़ों का ध्यान रखता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। तो इंडिया में इंपोर्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ पर ये काम तो करता ही है, उसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं उनसे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस भी करता है हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। इसके तहत एक ट्रेड डिफेंस विंग है जो कि इंडिया से होने वाले एक्सपोर्ट, अगर अदर कंट्रीज द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है उनके द्वारा कि इंडिया के एक्सपोर्ट ना लिए जाए। सपोज करिए यूरोपियन यूनियन ने कहा कि आपके यहाँ से जो आम आ रहे हैं यानी मैंगोस, हाफूस मैंगो आ रहे हैं, उसमें एक फर्टिलाइजर इतना सा ज़्यादा है, तो हमारा जो ट्रेड डिफेंस विंग है ये चेक करता है कि सही है कि नहीं। एपिटा को बोलता है भाई चेक करो आप, उधर स्टेट्स को बोलता है, और अगर टैक्स लगा दिया गया है या फिर कुछ कर दिया गया है तो ट्रेड डिफेंस विंग उस पर एक्शन लेता है। इसकी वजह से कई बार चीज़ें नॉर्मलाइज हुई हैं। ट्रेड डिफेंस विंग 2016 में स्थापित की गई। इंडिया के एक्सपोर्टर्स का ध्यान रखता है, याद रखिएगा, इंपोर्टर्स से लेना देना नहीं है ट्रेड डिफेंस विंग का। ये इंडिया के एक्सपोर्टर्स से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करता है। अगर इंडिया के अगेंस्ट किसी कंट्री ने कुछ भी किया है, कोई भी टैक्स लगाया है, तो ट्रेड डिफेंस विंग उस पर काम करेगा। ट्रेड डिफेंस विंग डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, उनके साथ बातचीत करता है और इंडिया का डिफेंस प्रेजेंट करता है कहीं भी किसी भी कंट्री में। ट्रेड डिफेंस विंग लगातार कोशिश कर रहा है कि या तो इंडिया से जो भी एक्सपोर्ट जा रहा है उन पर मिनिमल या फिर नो ट्रेड रेमेडियल मेजर्स यूज किए हैं, या तो मिनिमल टैक्स लगे उन पर या फिर कोई भी टैक्स ना लगे। तो ट्रेड डिफेंस विंग काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। हाल ही में इसने अपनी रिव्यू रिपोर्ट जारी की अप्रैल 2021 के बीच में से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में क्या किया इसने, एक्शन जो लिया। तो ट्रेड डिफेंस विंग ने क्या एक्शन लिया? यूरोपियन कमीशन द्वारा इंडिया से जाने वाले स्टील पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दी गई। इससे इंडिया के जो स्टील एक्सपोर्टर्स हैं वो प्रभावित होने लगे। तो ट्रेड डिफेंस विंग का इंटरवेंशन हो गया। इसने काम करना स्टार्ट कर दिया कि भाई किस हिसाब से आपने ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई है। जब वो अपनी बात प्रूफ नहीं कर पाए तो ट्रेड डिफेंस विंग ने जो है WTO की धमकी दी होगी, कुछ किया होगा कि भैया ये लीगल है आप करिए, नहीं तो हम वापस जो है एक्शन लेंगे, हम लगा देंगे काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसकी वजह से यूरोपियन कमीशन ने हमारे स्टेनलेस स्टील पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी कितनी कर दी? 0.45%। तो इससे फायदा हुआ कि नहीं? ट्रेड डिफेंस विंग का फायदा हुआ। फिर अमेरिका बहुत बड़ा बनता था। अमेरिका ने क्या किया? इंडिया से पॉलीथीन रिलेटेड जो प्रोडक्ट जाते थे, 2018 में अमेरिका ने उन पर जो ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई थी 11.67% लगाई थी, 11.67%। ट्रेड डिफेंस विंग ने उस साल तो कुछ नहीं बोला। 2019 में ट्रेड डिफेंस विंग ने कहा भैया किस हिसाब से लगाया, क्या दिक्कत क्या है? तो अमेरिका को लगा कि गड़बड़ हो जाएगी बात, तो उसने काउंटर वेलिंग ड्यूटी 2.82% कर दी। तो देखिए ट्रेड डिफेंस विंग का अपना अपना काम है, अच्छा काम करता है। इससे हमारे इंडिया का एक्सपोर्ट प्रमोट होता है इसके एक्शन की वजह से। तो ट्रेड डिफेंस विंग डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत आता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज इसको मैनेज करता है। इंडिया में ऐसा नहीं है हम लोग कुछ दूध के धुले हैं, तो इंडिया में भी कस्टम ड्यूटीज लगती हैं। 3 टियर सिस्टम है, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का। कस्टम ड्यूटी इंडिया में कस्टम एक्ट 1962 के द्वारा, उसके अलावा कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के द्वारा लगाई जाती है। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है?
एंटी डंपिंग ड्यूटी ये होता है, सपोज करो इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, एमएसपी पर जो फूड है वो प्रोक्योर कर लेते हैं, और अमेरिका को अगर हम जाके बेच दे बहुत सस्ती कीमत पर, तो इसको कहते हैं डंप करना, क्योंकि उनकी डोमेस्टिक मार्केट तो खराब हो जाएगी। तो ये हो गया आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी अगर अमेरिका लगाता है उधर से, तो कि इंडिया ने जो अपना मटेरियल डंप किया है उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट का फेलर ना हो, इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है। तो बस इतना याद रखिएगा। और डब्ल्यूटीओ नॉर्म में आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, डब्ल्यूटीओ नॉर्म में भी आता है। सेकंड, काउंटर वेलिंग ड्यूटी होती है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंटी डंपिंग ड्यूटी से इस हिसाब से अलग होती है कि सपोज करो चाइना अपने मोबाइल फोन्स को सब्सिडी लेके मैन्युफैक्चर करता है, तो उन कंपनीज में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की कीमत बहुत सस्ती हो जाती है, ठीक है, तो वो सस्ती कीमत पे एक्सपोर्ट कर देते हैं इंडिया में। इंडिया देखता है कि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं वो तो कॉम्पीट कर ही नहीं पाएंगे, तो उस दौरान हम लोग लगाते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ताकि चाइना से आने वाले सस्ते मोबाइल जो हैं वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट को हर्ट ना करें। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी दो मेजर्स हैं जो हम लोग डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट जी। इस समय इंडिया जो है 12वां नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है। उस दौरान हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने कहा है कि कम से कम 75% तो वोटिंग होनी ही चाहिए, जितने वोटर्स हैं उसमें से 75% वोटिंग होनी चाहिए। एक स्टेटमेंट आप याद रखिएगा कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव इलेक्शन हुए थे उसमें पहली बार महिला वोटर ज्यादा थी पुरुषों से। 70 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब महिला वोटर ज्यादा थी, वुमेन वोटर ज्यादा थी। ये एक स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, कभी भी प्रीलिम्स में पूछ लेंगे तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। वाइस प्रेसिडेंट श्री एम वेंकैया नायडू जी, हाल ही में 12वां नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि भैया अगर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को और इंक्लूसिव करना है, समावेशी करना है, तो 75% जो है आपकी वोटिंग होनी चाहिए अगले जनरल इलेक्शन में। ये तो बोल गए, किस बेस पे बोले अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा पहले पढ़ लेते हैं। इस बार हमारा 12वां नेशनल वोटर्स डे है। डेली करंट अफेयर्स में ढंग से कवर किया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब वो भी यूपीएससी रिलेवेंट ही मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगले 1-2 दिन में और बेहतर हो जाएगा वो। इस बार जो 12वां नेशनल वोटर्स डे है उसका थीम देख लीजिए। थीम है मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एक्सेसिबल पार्टिसिपेटिव। मेकिंग इलेक्शन इंक्लूसिव एक्सेसिबल पार्टिसिपेटिव, ये है थीम इस बार 12वें नेशनल वोटर्स डे का। तो हमारे एम वेंकैया नायडू जी ने कहा कि इंडिया में जो वोटिंग है 75% होनी चाहिए, तभी ये क्या हो सकता है, इंक्लूसिव हो सकता है। क्यों कहा, 1951-52 यानी पहले जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उस दौरान वोटिंग हुई थी 44.87%। कितनी, 44.87%। 17th लोकसभा इलेक्शन हुए 2019 के दौरान, इस दौरान वोटिंग हुई है 67.40%। इतने वर्षों में कितना बढ़ी है देख सकते हैं आप, लगभग 22.8 के आसपास बढ़ी है, यानी 23%। श्री एम वेंकैया नायडू जी ने कहा कि 2019 जनरल इलेक्शन से 2014 जनरल इलेक्शन की बात की जाए तो इस दौरान वोटिंग में 8% इंक्रीज देखने को मिला। तो अगली बार जो जनरल इलेक्शन 2024 में होने वाले हैं उस दौरान हम लोग वोटिंग जो है 75% अचीव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब 2009 से 2014 के बीच में ये 8% से ऊपर इंक्रीज हो सकता है, तो 2019 से 2024 के बीच में 8% इंक्रीज हो सकता है। इस तरह से हम लोग 75% पा जाएंगे, क्योंकि 2019 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें वोटिंग हुई थी 67.40%। अगर 8% आप ऐड कर दीजिए 75% हो जाएगा। लेकिन वेंकैया नायडू जी ये भूल गए कि 2014 में वोटिंग हुई थी 66.44%, यानी 2019 और 2014 के बीच में जब आप कंपेयर करोगे तो सिर्फ 1% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इन बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। जो 8% वोटिंग इंक्रीज हुई थी 2009 से 2014 के बीच में, 8% वोटिंग क्यों इंक्रीज हुई थी, इलेक्शन कमीशन द्वारा स्वीप प्रोग्राम रन किया गया था वोटर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए। 2009 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा स्वीप प्रोग्राम लॉन्च किया गया, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। ये वोटर्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। श्री नायडू जी ने यह भी कहा कि पिछले 70 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2019 के जनरल इलेक्शन में वुमेन वोटिंग अधिक थी मेंस की वोटिंग से। भले ही ये बहुत कम मात्रा में अधिक हो, 0.17%, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ तो सही। 1962 के जनरल इलेक्शन में
पुरुष जो है 16.71% अधिक थे। तो ये अच्छी बात है। हमारे इंडिया में आने वाले अगले 5 असेंबली इलेक्शन जो हैं इसमें वोटिंग जो कोशिश करनी चाहिए 74 से 84% हो। अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी बाहर चली जाएगी, ये नहीं सोचा इन्होंने। जनवरी 5 जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा क्या नेशनल वोटर्स डे के तौर पर मनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाती है। ये 5 बॉडीज के चुनाव ये करवाता है। संविधान के भाग 15 में आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, यानी 324 से लेकर 329 के बीच में आता है हमारा भारतीय चुनाव आयोग। तो 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। यहाँ पर आप देख लीजिए, ओरिजिनली जब स्थापित हुआ तो एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होता था। बाद में इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट आया 1989 में, उसके बाद ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। प्रेसिडेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है सिर्फ इसका ही टेन्योर निश्चित होता है, बाकी इनका नहीं होता है, ये याद रखिएगा। टेन्योर कितना होता है? 6 ईयर या फिर मैक्सिमम 65 ईयर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसी प्रकार से हटाया जा सकता है सिर्फ जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जज को। इंडिया में फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे कौन? सुकुमार सेन। इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ इलेक्शन कमिश्नर कभी कभी पूछ लेते हैं, वीएस रामा देवी थी। और वर्तमान में 24th कौन है? सुशील चंद्रा। करंट अफेयर्स में मैं 23rd बोल गया हूँ, उसको सही करवाना है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, बी कीपिंग सेक्टर पर नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस हुई है। बी कीपिंग सेक्टर पर नेशनल बी बोर्ड द्वारा नाफेड, ट्राइफेड, एनडीडीबी के साथ मिलकर सॉरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की गई है बी कीपिंग सेक्टर पर। 600 से अधिक पार्टिसिपेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन लॉन्च किया है इंडिया में स्वीट रिवॉल्यूशन को प्रमोट करने के लिए। तो बी कीपिंग को साइंटिफिक मैनर में इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो स्वीट रिवॉल्यूशन इंडिया में प्रमोट किया जा रहा है इससे, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन। नेशनल बी बोर्ड द्वारा एक मधु क्रांति पोर्टल लॉन्च किया गया है। मधु क्रांति पोर्टल का मतलब ये है कि मधु यानी हनी से रिलेटेड प्रोडक्ट आपके पास कहाँ अवेलेबल है, वो आपको मिल जाएंगे मधु क्रांति पोर्टल, जिसको नेशनल बी बोर्ड ने लॉन्च किया है। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इंडिया में लैब क्रिएट करना, हनी टेस्टिंग लैब, मतलब कि चीनी वाला हनी ना मिल जाए आपको, इसलिए हनी टेस्टिंग लैब स्थापित करना है। इसके लिए 100 FPO जो बी कीपर्स के होंगे वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। नाफेड क्या कर रहा है? 65 क्लस्टर्स बना रहा है हनी प्रोसेसर्स के। ये 65 जो FPO हैं या फिर क्लस्टर्स हैं, ये हनी कॉरिडोर को इंटरलिंक करेंगे एक तरह से, नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से। ट्राइफेड ने कहा है कि ऑलरेडी वो ट्राइबल एरियाज में हनी प्रोडक्शन पर फोकस कर रहा है, प्रोक्योरमेंट कर रहा है वाइल्ड हनी का। इसकी वजह से ट्राइफेड जो है एक्सपोर्ट कर रहा है वाइल्ड हनी को। लगभग 115 लाख रुपए का वाइल्ड हनी एक्सपोर्ट किया गया है 2020-21 में। नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन आत्मनिर्भर भारत के तहत ही इसको लॉन्च किया गया। यूनियन गवर्नमेंट द्वारा 500 करोड़ दिए गए थे मेरे ख्याल से इसके लिए। 3 वर्षों का मिशन था नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन 2020-2030। नेशनल बी बोर्ड द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करना था साइंटिफिक बी कीपिंग को इंडिया में प्रमोट करने के लिए, ताकि स्वीट रिवॉल्यूशन के लक्ष्य अचीव किए जा सकें। नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये याद रखिएगा। इससे पहले जब स्वीट रिवॉल्यूशन के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा 2016 में, तो उसके तुरंत बाद खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने अगस्त 2017 में हनी मिशन लॉन्च कर दिया था। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत कार्य करता है, याद रखिएगा। अप्रैल 1957 में 1957 में KVIC की स्थापना हुई थी, लेकिन एक्ट पास हुआ था 1956 में। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। इन्होंने जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन किया है 3 मेजर सेक्टर्स में। क्योंकि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड न्यूज़ है तो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ढंग से देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ 3 सेक्टर पर कोलैबोरेशन किया है। पहली बात तो एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा ताकि जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के 58 इंडिकेटर्स हैं उनको मॉनिटर किया सके। आपको पता ही है जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बन गई है
जिसने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया है। ये डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 58 इंडिकेटर्स हैं, तो उनको मॉनिटर करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। उसके अलावा जम्मू कश्मीर जो सेक्रेटरीट है EHRMS फैसिलिटी जो है अडॉप्ट की जाएगी। थर्ड जो सेक्टर है हमारा, सिटीजन सेटिस्फेक्शन को ऑनलाइन मॉनिटर किया जाएगा। 150 ई सर्विसेज जो दी जा रही उनके मॉनिटरिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये 3 सेक्टर हैं जिसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस ने आपस में पार्टनरशिप की है। तो नेक्स्ट जनरेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चल रहा है इस समय डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नेंस के लिए। आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में इस समय केंद्र की सरकार है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो टारगेटेड इंटरवेंशन किया जाएगा मौके मौके पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गवर्नेंस को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का गुड गवर्नेंस इंडेक्स है जम्मू कश्मीर का 58 इंडिकेटर्स पर फोकस किया जा रहा है, सेम एज स्टेट्स। जो स्टेट्स के लिए गुड गवर्नेंस इंडेक्स है उतने ही इंडिकेटर इसमें है, याद रखिएगा। ये एक्सरसाइज मिड फरवरी तक इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। 150 जो ई सर्विसेज हैं उसमें सिटीजन सेटिस्फेक्शन भी देखा जाएगा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 25 दिसंबर यानी गुड गवर्नेंस डे वाले दिन रिलीज किया जाता है। गुड गवर्नेंस फ्रेमवर्क क्या करता है, एक कंपेरेटिव पिक्चर प्रोवाइड करता है स्टेट्स में कहां पर गुड गवर्नेंस अच्छी है कहां पर खराब है। इस बार जो रिलीज किया था गुजरात टॉप पे है, महाराष्ट्र सेकंड पे आता है, यूपी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, सबसे ज्यादा इंप्रूव किया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 20 स्टेट ने क्या इंप्रूवमेंट दिखाई है। देखिए बाई एनुअल यानी 6 महीने पर रिलीज होता है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। 10 सेक्टर हैं, 58 इंडिकेटर्स हैं। राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है, लार्ज, स्मॉल, हिली एंड यूटीज। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा पीयूष गोयल जी द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल द्वारा PMG पोर्टल, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनके इम्प्लीमेंटेशन की फास्ट ट्रैकिंग कैसी है उसको देखा गया है, देख लेते हैं। पीयूष गोयल द्वारा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल का यूज किया गया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अपने सही ट्रैक पर है कि नहीं, फास्ट ट्रैकिंग है कि नहीं, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है ढंग से कि नहीं, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल द्वारा इसको देखा गया है। पीयूष गोयल जी ने देखा है। ये PMG पोर्टल, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल, इन्वेस्ट इंडिया का पोर्टल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली जो है मिनिस्टर इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। 500 करोड़ से ऊपर का अगर प्रोजेक्ट है तो ये PMG पोर्टल पर अपने आप लिस्ट हो जाएगा। PMG पोर्टल 1351 जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रोजेक्ट है उनको देख रहा है। इनकी वैल्यू होती है 48.94 लाख करोड़ की, तो 500 करोड़ से ऊपर ही होंगे ये PMG पोर्टल जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल है। पीयूष गोयल जी देख रहे हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हमारे। जो PMG पोर्टल पर दिक्कतें आ रही हैं, बताई गई हैं हमारे प्रोजेक्ट होल्डर्स द्वारा, उसमें बताया गया है सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही लैंड एक्विजिशन में 40%, कितनी आ रही 40%। फिर ग्रांट ऑफ राइट्स में 25% आ रही, फॉरेस्ट क्लियरेंस में 14% आ रही। तो ये अपने आप में बहुत बड़े इश्यूज हैं। इन्वेस्ट इंडिया के PMG पोर्टल पर ये बाधाएं बताई गई हैं कि लैंड जो एक्विजिशन है सबसे बड़ी दिक्कत इसमें आती है 40%। तो लगभग 1351 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो PMG पोर्टल पर अवेलेबल हैं। इनकी कॉस्ट है 48.94 यानी 49 लाख करोड़ के आसपास। मिनिस्टर ने अपने हाथों में ले लिया 1 अप्रैल 2021 को 687 और प्रोजेक्ट को जिनकी वैल्यू 17.9 लाख करोड़ के आसपास थी। तो इन 687 प्रोजेक्ट को लेने के बाद अब PMG, जब से PMG बना है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप पोर्टल, तब से अभी तक इस पर 1726 प्रोजेक्ट हैं जिनको देखा जा रहा है, संभाला जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना इंडिया में, ठीक है। तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। 16 मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक को टैकल करने के लिए PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिया में इस समय लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी है, 13 to 14% है GDP की, जो कि लानी है 7 to 8%, ठीक है। वर्ल्ड बैंक द्वारा 2 वर्षों पे लॉजिस्टिक इंडेक्स भी रिलीज किया जाता है। प्रीवियस जो PIB के आर्टिकल उसमें मैंने ध्यान नहीं मुझे, लेकिन मैंने ये देखा है कि रैंकिंग कितनी, वो रैंक मुझे याद नहीं है, अगर आप पढ़ेंगे तो देख लेंगे। लास्ट आर्टिकल आज का है जल जीवन मिशन, 26 जनवरी है आज 26।
तो झांकी निकलती है, उसमें जल जीवन मिशन की भी झांकी है। झांकी का क्या है, जो थीम वाक्य है वो है जल जीवन मिशन चेंजिंग लाइव्स। ठीक है, झांकी दिखाई गई है लद्दाख में 1300 फीट की ऊंचाई पर भी टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया गया है जल जीवन मिशन के तहत। तो ये अपने आप में ही बहुत अच्छी बात है। तो रिपब्लिक डे पर जो झांकी निकल रही है उसमें जल जीवन मिशन यानी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की जो झांकी है वो है जल जीवन मिशन चेंजिंग लाइव्स। इसमें दिखाया गया है कि जल जीवन मिशन के तहत 13,000 फीट, सॉरी 1300 बोल गया मैं, 13,000 फीट की ऊंचाई पर खतरनाक जाड़े में भी पानी जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी कि जो लद्दाख में है वो क्लीन टैप वाटर के द्वारा लाइफ की क्वालिटी को बेहतर किया जा रहा है। जल जीवन मिशन 29 महीने हुए हैं मात्र इसको इंप्लीमेंट किए हुए। अगस्त 2019 में लॉन्च किया था जल जीवन मिशन। तब से लेकर आज तक अगर टैप वाटर सप्लाई देखा जाए तो 5.63 रूरल हाउस होल्ड में आपके टैप कनेक्शन प्रोवाइड किए जा चुके हैं, जिसमें से 8.4 लाख आपके स्कूल भी हैं, 8.6 लाख आंगनबाड़ी सेंटर भी हैं। देखिए, जब ये मिशन अनाउंस हुआ था जल जीवन मिशन, तब सिर्फ 3.23 करोड़ हाउस होल्ड्स के पास टैप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाता था। अब कितने हो गए हैं? 5.63 करोड़, यानी लगभग 2.5-2 करोड़ के आसपास जो है घर बढ़े हैं। जल जीवन मिशन आपको पता ही है जेई एंड एईएस अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस करता है, यानी जापानी इंसेफेलाइटिस, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, इससे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट पर फोकस करता है, जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक तरह से। वहां पर देखा जाए तो जो हमारा टैप वाटर सप्लाई है वो 3% था मात्र, लेकिन अब वो 40% हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में 7.2% था टैप ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन, वो 39% हो गया है। तो ओवरऑल इंडिया में इक्वल जो है नहीं चल रहा है। जो जापानी इंसेफेलाइटिस अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है आपके जल जीवन मिशन का, बाकी जगह पे थोड़ा स्लो। इस समय 5.63 करोड़ हाउस होल्ड हैं जहाँ पर टैप ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जा चुका है, लेकिन जब जल जीवन मिशन लॉन्च हुआ था तब सिर्फ 3.23 करोड़ ही थे। जल जीवन मिशन 2019 में जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया। पर्पस था 2024 तक सभी रूरल हाउस होल्ड को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना। फंक्शनल इसलिए लिखा गया यहाँ पे कि भैया वो चलते हो, ऐसा ना हो कि पानी ना निकलता हो, आप टोटी लगा के चले जाओ सीधे। ठीक है, हाँ, फैक्ट वाली बात यह है कि 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे आपको देना है जल जीवन मिशन के तहत। कितना? 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। तो जल जीवन मिशन जन आंदोलन क्रिएट करता है वाटर का। ठीक है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के तहत पानी समिति जो है इंप्लीमेंट की गई है। ये विलेज लेवल पर वाटर सप्लाई को मैनेज, इंप्लीमेंट, ऑपरेट करने का काम करती हैं पानी समितियां। इन पानी समिति में 10 से 15 मेंबर होते हैं, लेकिन एक शर्त है, 50% वुमेन मेंबर होनी चाहिए पानी समिति में। ठीक है, जो कि आपके सेल्फ ग्रुप्स, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स कोई भी हो सकता है। तो ये पानी समिति होती हैं, ये कमेटियां वन टाइम विलेज एक्शन प्लान प्रिपेयर करती हैं एक बार में कि विलेज में क्या होना है। ठीक है, और ये जो प्लान है अप्रूव किया था ग्राम सभा द्वारा। तो पानी समिति ऐसा नहीं है, पानी समिति ने प्लान बनाया, ग्राम सभा उसको अप्रूव कर देगा। ग्राम सभा में कितने लोग होते हैं? वो सभी इलेक्टोरल लोग जिनकी एज 18 वर्ष से ऊपर होती है और वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है, वो होती है आपकी ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम पंचायत में वो 5 मेंबर होते हैं।